हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे ए गर्ल विद ए बास्केट। जी हाँ दोस्तों, ए गर्ल विद ए बास्केट जो कि यूपी बोर्ड की क्लास 12th के सिलेबस में है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। और दोस्तों, मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है इसका। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो जा कर के देख लीजिए। 12th वाली प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग को आज पढ़ना है एट वन स्टेशन, यहाँ से पढ़ना है। चूँकि इसके पहले मैंने आपको ड्रैब वॉल्स तक पढ़ा दिया था फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एट वन स्टेशन से। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपुल, लोगों से मेरा बात करने का तरीका, प्रक्रिया। माई रूटीन का मतलब मेरी प्रक्रिया, ऑफ टॉकिंग बात करने की, विद द पीपुल लोगों से। यानी कि एक स्थान पर, एक स्टेशन पर लोगों से मेरी बात करने की प्रक्रिया वॉज इंटरप्टेड, बाधित हो गई। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि मैं लोगों से बातें करता था। जब भी मैं ट्रेन से उतरता था प्लेटफॉर्म पर तो मैं लोगों से बातें करता था, लेकिन एक स्टेशन पर ऐसा हुआ कि ये मेरी जो प्रक्रिया थी बात करने की, ये रुक गई। कैसे रुक गई? बाधित हो गई। इंटरप्टेड का मतलब बाधित हो जानी, यानी बाधा पड़ गया। मेरे बात करने की जो प्रक्रिया थी इसमें बाधा पड़ गया, मेरी प्रक्रिया रुक गई। क्या हुआ? एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों का एक ग्रुप, एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। यानी कि मैं प्रत्येक स्टेशन पर उतरता था तो लोगों से बात करता था। तो एक स्टेशन पर जैसे ही मैं उतरा तो मेरी ये जो बात करने की प्रक्रिया थी ये बाधित हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं उतरा, बच्चों के एक ग्रुप ने, एक समूह ने, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे आसपास इकट्ठा हुए, यानी कि घेर लिया। उन्होंने मुझे घेर लिया। देवर सेलिंग बास्केट, वे बेच रहे थे। बास्केट मतलब टोकरियाँ, वे टोकरी बेच रहे थे। हैंड वुबन रीड बास्केट, और हैंड से बने हुए, हैंड वुबन का मतलब हैंड से बने हुए, रीड और बेंत से लगी हुई, बास्केट मतलब टोकरियाँ। विद सिंपल डिजाइंस, जिनकी डिज़ाइन बहुत सिंपल थी। पैटर्न्स मतलब आकार, उनका आकार और डिज़ाइन बहुत ही सिंपल था। यानी वे लोग बास्केट बेच रहे थे और वो बास्केट, टोकरियाँ जो थी वो हैंड वुवन थी, हैंड से बनी हुई थी। रीड का मतलब उसमें बेंत लगा हुआ था, यानी कि जो डंडी होती पकड़ने वाली, डोलची आप देखते हैं तो उसमें ऊपर की ओर एक पकड़ने वाला हत्था लगा होता है तो उसे रीड बोलते हैं। तो उसमें रीड लगा हुआ था उस बास्केट में, विद सिंपल डिजाइंस, और वो सिंपल डिजाइंस की थी, बहुत ज़्यादा उसमें डिजाइन में नहीं बनी थी। पैटर्न्स का मतलब उसका आकार जो था वो भी बहुत ही सिंपल था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, उन्होंने बास्केट को बहुत ऊंचा किया हुआ था। शाउटिंग वर्ड्स, ये चिल्लाते हुए, ये शब्द बोलते हुए। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छा को मैं समझ रहा था। मैं ये नहीं जान रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं उनकी इच्छा को समझ रहा था। सी डॉगलस कहते हैं यहाँ पर कि जो बच्चे थे मेरे चारों ओर इकट्ठे थे, वे अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए शायद यही चिल्ला रहे थे कि मेरी ले लो, मेरी ले लो, मेरी ले लो। जैसे आप कुछ कोई चीज़ बेचते हैं तो सारे बच्चे आ गए, तो बच्चे शायद यही कहना चाह रहे थे कि आप मेरी टोकरी खरीद लीजिए, मेरी खरीद लीजिए। तो यही कह रहे हैं कि मैं उनकी भाषा को तो नहीं समझ पाया। सी डॉगलस कहते हैं आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग, लेकिन समझ रहा था, अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो इच्छा है, उसको मैं कहीं ना कहीं समझ रहा था। अनमिस्टेकेबली का मतलब, देखिए, मिस्टेकेबली का मतलब गलती से, और गलती से नहीं, अनमिस्टेकेबली का मतलब गलती से नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं मैं उनके उद्देश्य को, उनकी इच्छा को समझ रहा था। हालांकि मैं उनके शब्दों को नहीं समझ पाया, जो वो चिल्ला रहे थे उनको नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी इच्छा को, उनके अंदर की भावनाओं को, उद्देश्यों को मैं समझ रहा था। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थियों के बच्चे थे, मतलब शरणार्थी बच्चे थे।
जो शरणार्थी पाकिस्तान से, मैंने आपको पहले लेसन में बताया, सॉरी पहले पार्ट में बताया था कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हीं के ये बच्चे हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे हैं। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, तो हजारों और लाखों की संख्या में पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स, लोगों ने अपने रूट्स, अपने जड़ों को उखाड़ लिया, मतलब पाकिस्तान से चले आए, इसका उखाड़ लिया, अपने घर द्वार को उखाड़ लिया, इसका मतलब क्या, वहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लाए। तो वही कह रहा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स, हजारों और लाखों की संख्या में लोगों ने अपने रूट, अपनी जड़ों को उखाड़ लिया, यानी अपने घर को छोड़ दिया। एंड चेंज्ड दियर रेजिडेंस, और अपने निवास को बदल दिया, चेंज्ड मतलब बदल दिया, दियर रेजिडेंस अपने निवास करने के स्थान को, यानी कि वहाँ से अपनी सारी चीज़ें उठा करके लाए और इंडिया में बस गए। ओके, 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन, यानी 9 मिलियन लोग लेफ्ट छोड़ दिए पाकिस्तान को, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और इंडिया आ गए। ड्राइवन बाई, परेशान होकर, द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरवादिता से, धार्मिक कट्टरवादिता से या धार्मिक कट्टरवादिता के भय से परेशान होकर वे लोग कहाँ गए, इंडिया में आ गए। ड्राइवन बाई का मतलब परेशान होकर, द फियर मतलब डर, ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म धार्मिक कट्टरवादिता से, धार्मिक कट्टरवादिता से परेशान होकर, धार्मिक कट्टरवादिता के भय से परेशान होकर वे लोग इंडिया आ गए। देवर पुअर पीपुल, वे गरीब थे। टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने यात्रा शुरू की। दे, चूँकि जब वे पाकिस्तान से चले तो उस समय उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, मतलब गरीब थे, बहुत कुछ उनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए नहीं था। देवर पुअर, वे गरीब थे, पीपुल का मतलब लोग, गरीब लोग थे। टू स्टार्ट, जब उन्होंने यात्रा शुरू की, विद। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि वे शुरू से ही गरीब थे, इसका, इस लाइन का मतलब यही हुआ, देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, वे शुरू से ही गरीब थे। और देवर पुअरर, वे और अधिक गरीब हो गए, एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। देखिए पहले तो गरीब थे, लेकिन जब उन्होंने लंबी यात्रा शुरू की पाकिस्तान से इंडिया की ओर, तो रास्ते में और गरीब हो गए, मतलब खाने पीने की वस्तुएं उनकी ख़त्म होने लगी। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सकते थे, वॉज बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा खाना था, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं। अब भाई उस समय बहुत ज़्यादा बस वगैरह, ट्रक वगैरह तो था नहीं कि सामान भर लो, तो हाथों में या झोली में जितना सामान आ सकता था उतना वे लाए, रास्ते में ख़त्म हो गया। थोड़ी बहुत वस्तुएं लाए थे, खाने की चीज़ें लाए थे, वे रास्ते में ख़त्म हो गए, फिर वे रास्ते में भूखों मर गए। यही चीज़ अभी आगे बताई जाएगी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, मैं फिर से पढ़ा देता हूँ इस लाइन को। दे वर पुअर पीपुल, वे गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, शुरुआत से, वे शुरुआत से गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, और वे अधिक गरीब हो गए, एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, वे जो कुछ भी ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वो थोड़ा सा अनाज था, यानी खाने की चीज़ें थीं, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ वस्तुएं, वे कुछ वस्तुएं और कुछ खाने की वस्तुएं ही अपने साथ ला सकते थे। कैरी का मतलब लाना। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही वे खाने के क्षेत्र से बाहर हो गए। दे वर आउट ऑफ फूड मतलब खाने से बाहर हो गए, इसका मतलब ये हुआ जल्दी ही उनके पास खाना ख़त्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद, यानी कि जब उन्होंने यात्रा शुरू की उसके कुछ दिनों बाद, ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके यात्रा शुरू करने के, उनके यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद, उनके यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद, दे बिगैन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, रास्ते के साइड में, यानी रास्ते में ही वे गिरने लगे।
फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की। यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद वे भूख की कमजोरी से रास्ते में ही गिरने लगे, एंड डाइड, और मरने लगे, वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरते। वे जहाँ गिरे वहीं पर मर जाएं, क्योंकि अनाज तो बहुत कम ला सकते थे ना अपने साथ, तो जब तक चला, चूँकि पाकिस्तान से इंडिया आने में बहुत समय लगेगा अगर पैदल आप चल रहे हैं, तो वे लोग रास्ते में ही मरना शुरू हो गए, मतलब जैसे गिरे मर जाएं। तो वही करा, ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, उनकी यात्रा आरंभ करने के कुछ दिनों बाद, दे बिगैन टू फॉल, वे गिरने स्टार्ट हो गए, यानी गिरना शुरू कर दिए, गिरने लगे, बाय द वे साइड, रास्ते में, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से वे गिरने लगे, एंड डाइड, और मरने लगे, वेयर दे फेल, जहाँ वे गिरते, जहाँ वे गिरे वहीं पर वे मर गए। तो उन्हीं के ये बच्चे हैं जो टोकरियाँ बेच रहे हैं। ओके, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, ये जो बास्केट बेचने वाले बच्चे हैं, वर सन्स एंड डॉटर्स, ये पुत्र और पुत्रियां हैं, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, उन्हीं शरणार्थियों के जो रास्ते में मर गए। यानी कि ये जो बास्केट बेचने वाले बच्चे हैं, ये उन्हीं रिफ्यूजी के पुत्र और पुत्री हैं जो रास्ते में मर गए थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं रिफ्यूजियों के, इन्हीं शरणार्थियों के ये बालक और बालिकाएं हैं जो ये बास्केट बेच रहे हैं। ओके, दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे या उनके माता पिता, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, और रिलेटिव्स या उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हुए हैं, इन द सिटीज, शहर में, सेटिंग अप स्टॉल्स, और अपनी स्टॉल्स का मतलब दुकानें लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुएं बनाते हैं, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, ट्राइंग का मतलब प्रयास करते हैं, टू मेक अ लिविंग, जीविका चलाने का, इन मार्केट्स, बाजारों में। यानी कि वही यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं या फिर इनके पेरेंट्स हैं या फिर इनके सगे संबंधी है, इन शरणार्थियों के, वही लोग यहाँ सिटी में इकट्ठे हैं और उन्होंने अपना स्टॉल्स लगा रखा है। सेटिंग अप स्टॉल्स मतलब कोई दुकान लगा रखी है। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और ये लोग छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और बाज़ारों में अपनी जीविका चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से भरा हुआ, यानी बाज़ार जो है यहाँ की पहले से भरी हुई थी, और ऊपर से शरणार्थी आ गए जो यहाँ पर अपनी दुकान लगा लिए हैं और छोटी छोटी वस्तुएं बना रहे और अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, ओवर क्राउडेड का मतलब भरी हुई है, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, यानी ये जो मार्केट है जहाँ पर ये लोग शरणार्थी लोग आकर बस गए हैं, अपनी दुकान लगा लिए हैं, ये पहले से ही भरी हुई थी और ये लोग आए तो और भर गई। आगे चलते हैं। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, दे लिव्ड, वे रहते हैं, इन क्लॉथ, कपड़ों में, एंड, और ग्रास सेट्स, घास से छाए हुए, यानी कि अब कपड़ों में रहते हैं, इसका मतलब कपड़े तो पहनते ही, उन कपड़ों की बात नहीं कर रहा जो वो पहनते हैं, वो कह रहा है वो कपड़ों से बने हुए और घास के बने हुए, सेट्स का मतलब छप्परों में रहते हैं। देखिए, दे लिव्ड, वे रहते थे, जो शरणार्थी थे वे रहते हैं, इन क्लॉथ एंड ग्रास, यानी कपड़े और घास से बने हुए, सेट्स का मतलब छप्परों में, यानी घास फूस से बने छप्पर हैं या तो उनके, या तो फिर पल्ली जिसे आप कहते हैं, पन्नी उन्नी ताने, उसी कपड़े बोल रहा है उसी को, तो उससे बने घरों में रहते हैं। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़ों या फिर घास से बने हुए छप्परों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जिनकी गलियों में लाइन लगी हुई है, स्ट्रीट का मतलब गलियां, और उन घरों की गलियों में लाइन लगी हुई है, मतलब पूरे की पूरी गली जो है उसी प्रकार के घरों से भरी हुई है। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, पीजेंट्स का मतलब किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच में, यानी जो इन शरणार्थियों में जो किसान हैं
द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान हैं, हैड बीन अकस्टम्ड, वे आदी हो गए हैं, ढल गए हैं, टू लिटिल ऑल दियर लाइफ्स, मतलब बहुत कम में अपनी गुजारा करने का उनको आदत हो गई है, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड। देखिए, टू लिटिल का मतलब बहुत कम, ऑल देयर लाइफ्स का मतलब अपनी गुजारा करने में, फॉर क्योंकि, यानी कि ये जो किसान हैं रिफ्यूजीज के, ये अपनी बहुत कम पैसों में गुजारा करने के आदी हो गए हैं। अकस्टम्ड का मतलब आदी हो जाना, टू लिटिल का मतलब बहुत कम में, ऑल देयर लाइफ्स अपने जीवन को, यानी अपने जीवन को गुजारने में ये बहुत कम पैसे में ही आदी हो गए हैं। ओके, इनकी आदत हो गई है कि ये बहुत कम पैसों में ही अपना जीवन गुजार लेते हैं। फॉर क्योंकि द एनुअल इनकम, जो इनकी वार्षिक आय है, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, यानी कि जो ये किसान है, किसान वाली फैमिली है, इनकी वार्षिक आय है, डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं है, ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर, लगभग $1 प्रतिवर्ष, औसतन $70 प्रतिवर्ष, ये लोग, सॉरी, $100, यानी $100 प्रतिवर्ष औसतन इनकी इनकम होती है। ओके, यानी कि जो, अब इसका मैं पहले आपको सारांश समझा देता हूँ, तो चूंकि ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आई होगी, तो मैं समझा देता हूँ थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं एक बार और पढ़ा दूंगा। देखिए, ये जो किसान हैं रिफ्यूजियों के बीच में, शरणार्थियों में कुछ किसान भी तो हैं, तो जो किसान हैं इनकी वार्षिक आय 1,000, यानी सॉरी 100, यानी 100 से कम है। $100 मतलब $100 से भी कम है, करीब करीब $100 हो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये सब बहुत कम में भी अपने गुजारा करने के लिए आदी हो गए हैं, अपन बहुत कम पैसों में अपना गुजारा करने के आदी हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं अब इसको फिर से एक बार। आप लोग टेंशन ना लीजिए, जैसे कोई कोई लाइन है ना, वो थोड़ी सी बड़ी लाइन है, तो थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि समझा नहीं पाएंगे आपको। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दीज पीजेंट्स, ये किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज, जो इन रिफ्यूजी के बीच में रहते हैं, ये किसान, हैड बीन अकस्टम्ड, आदी हो गए हैं, टू लिटिल, बहुत कम में, ऑफ ऑल लिप्स, ऑफ ऑल दियर लाइफ्स, यानी अपनी गुजारा करने में, अपने जीवन को निर्वाह करने में आदी हो गए हैं, बहुत कम में ही। टू लिटिल का मतलब बहुत कम पैसों में, बहुत कम संपत्ति में ही अपना जीवन गुजार लेते हैं, इसके ये आदी हो गए हैं। फॉर क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि वाले फैमिली का जो वार्षिक आय है, डज नॉट एक्सीड, वो अधिक नहीं है। कृषि करने वाले फैमिली का जो वार्षिक आय है, इनकम है, एनुअल इनकम है, वो डज नॉट एक्सीड, बहुत अधिक नहीं है, ऑन एन एवरेज, अगर औसतन देखें, $100 ए ईयर, तो $100 प्रति ईयर है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो $100 प्रतिवर्ष ये लोग कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे, यानी कि जो ये अनस्किल्ड लेबरर होते हैं, जो अयोग्य होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यहाँ पर उनको बता रहा है अनस्किल्ड। द एवरेज मतलब औसतन, ये जो अनस्किल्ड लेबरर होते हैं, अयोग्य लेबर होते हैं, ये जो बेरोजगार हैं, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, ये एक दिन में 30 सेंट्स कमा लेते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में जो सिक्का चलता है उसको सेंट्स बोलते हैं। तो सी डॉगलस कहते हैं कि ये जो यहाँ के अनस्किल्ड लेबरर हैं, ये औसतन 30 रुपये, हम यहाँ अगर बोलें तो कमा लेते हैं। अगर अपने देश की बोलें तो 30 रुपये पर डे कमा लेते हैं, और लेस देन $2 ए वीक, या कम से कम एक वीक में $2, कम से कम एक वीक में $2 कमा लेते हैं, या फिर 30 रुपये पर डे कमा लेते हैं, यहाँ के जो अनस्किल्ड लेबरर हैं वे। ओके, देयर इज़ 1 मील अ डे, देयर इज़ 1 मील अ डे। अब इनके एक मील का मतलब भोजन। देखिए,
यहाँ पर मील का मतलब क्या है, भोजन। देयर इज़ वन ए डे मील, यानी इनके एक दिन के भोजन में क्या क्या होता है, देख लीजिए। देयर इज़ वन मील ए डे, इनके एक दिन के भोजन में क्या क्या होता है। टी सॉरी कहाँ पर थे, हाँ, एन ओनियन, एक प्याज होता है। ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा होता है, यानी एक रोटी होती है। और क्या होता है, ए बाउल ऑफ पल्स, एक दाल कटोरी होती है। विद मिल्क, और दूध होता है। परहैप्स बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद थोड़ी सी बकरी की या बकरे का मांस भी होता है। यानी इनके एक दिन के भोजन में क्या क्या होता है, सी डॉगलस कहते हैं इनके एक दिन के भोजन में एक प्याज होता है, ए पीस ऑफ ब्रेड होता है यानी कि रोटी का एक टुकड़ा होता है, ए बाउल ऑफ पल्स, और एक गिलास दाल होता है या एक कटोरी दाल होता है। विद मिल्क, और एक गिलास मिल्क होता है। परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद थोड़ा सा बकरी का मांस भी होता है, थोड़ा सा। मतलब इतना ही ये लोग भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। नो नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफ़ी, और कोई कॉफ़ी नहीं, मतलब चाय कॉफ़ी ये लोग नहीं पीते। नो फैट, कोई ज़्यादा तेल नहीं। फैट का मतलब वसा वाला तेल, कोई ज़्यादा तेल नहीं। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं। नो मीट, कोई मांस नहीं। थोड़ा सा मांस है वो खा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मांस नहीं। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक, यानी कि जो $100 है एक वर्ष में कमाते हैं, इज़ नॉट $2 ए वीक, ये $2 नहीं हो पाता है। एक वीक में $2 के समान नहीं हो पाता है, मतलब बहुत कम उनकी आय है। कुल मिलाकर यहाँ पर यही कहना चाहता है, $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक। ओके, यट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, हालांकि ये जो इनकी छोटी अमाउंट है, रकम है, इज़ हार्ड, इसको भी कठिन है, टू अर्न, कमाना, बाय सेलिंग बास्केट, टोकरी को बेचकर। यानी जो इनकी ये छोटी आय है, इतनी कम आय है, इसको भी ये लोग बड़ी मुश्किल से ही अपने बास्केट को बेचकर कमाते हैं। यट, हालांकि, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, यहाँ तक कि ये जो छोटी अमाउंट है, इज़ हार्ड टू अर्न, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। बाय सेलिंग, बेच करके, बास्केट मतलब टोकरियों को, टू पीपुल, लोगों को, यानी लोगों को टोकरी बेचते हैं, फिर ये जाके कमा पाते हैं। टू पुअर टू बाई देम, टू पुअर टू बाई देम, और जो यहाँ के लोग हैं ये भी खरीदने में असमर्थ हैं। जो इंडियन लोग हैं ये भी इस टोकरी को खरीद ही नहीं पाते हैं। टू पुअर टू बाई देम, उनको खरीदने के लिए बड़े ही गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि इंडियन लोग टोकरी खरीद ही नहीं पाते हैं। इसलिए ये लड़कियां, ये जो बालक बालिकाएं हैं, मुझसे टोकरी बेचने की कोशिश कर रही हैं। ओके, दैट नो डाउट इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, और यही कारण है। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, इज़ द रीज़न की यही कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मुझ पर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, टिड्डों की तरह। मतलब चूंकि इंडिया के लोग तो बास्केट खरीद नहीं पाएंगे, और यही कारण है कि ये जो छोटे छोटे लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुझ पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े कि मेरे टोकरी खरीद लो, मेरी टोकरी खरीद लो। ओके, आई एम एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिका का हूँ, मैं एक अमेरिका का हूँ। वाज डाउटलेस, निस्संदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उन्होंने मुझ में एक अच्छा मार्केट देख लिया है। यानी कि लड़के जान गए हैं कि ये अमेरिकन है या फिर विदेशी है, और इससे जब हम अपनी टोकरी बेचेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए वो हम पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े हैं। आई एन अमेरिकन, चूंकि मैं अमेरिकन था। वॉज डाउटलेस, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, दे हैड सीन का मतलब उन्होंने देख लिया है। प्रॉमिसिंग का मतलब अच्छा, मार्केट का मतलब बाजार। उन्होंने मुझ में एक अच्छा बाजार देख लिया है, मतलब उनके लिए मैं बाजार के समान हो गया हूँ, अब वो यहीं पर सब कुछ बेच सकते हैं। आई बॉट, मैंने खरीदा। वन टीनी बास्केट, एक छोटा सा बास्केट, फॉर ए फ्यू अनाज,
अनाज का मतलब आना, जिसे हमारे यहाँ आना नहीं चलता, एक आना, दो आना, तीन आना, तो वो कहते हैं आई बॉट वन टिनी फॉर ए फ्यू अनाज, मैंने कुछ आने देकर एक छोटा सा बास्केट खरीद लिया। अनदर फ्रूट बास्केट, और एक छोटा सा फल वाला बास्केट भी खरीद लिया। फॉर ए बिट मोर, थोड़ा सा अधिक दे करके, थोड़ा सा अधिक आना दिया तो एक फ्रूट वाला बास्केट भी मैंने खरीदा। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और 1 रुपये का एक सुंदर रद्दी कागज से बना हुआ बास्केट भी खरीदा। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, यानी वेस्ट पेपर मतलब बेकार जो पेपर होते हैं उनसे बने हुए बास्केट को भी मैंने खरीदा, जो ब्यूटीफुल था, सुंदर था। फॉर ए रुपी मतलब 1 रुपये का। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, और एक सेविंग का मतलब लटकता हुआ, जो जिसमें वो लगा होता है, आप कह सकते हैं बेत टाइप का, उसको भी मैंने उस टाइप का भी एक बास्केट खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और टू ए पीस, फिर मैंने एक आने में एक या दो फैन के पीस खरीदे, मतलब एक दो पंखे भी खरीदे, जो बेने टाइप के होते हैं, बेना जिसे हम कहते हैं, वो भी इन्होंने एक दो खरीदा। माई आर्म्स, मेरी बाहें वर फिल्ड, भर गईं। सी डॉगलस कहते हैं मैंने इतनी वस्तुएं खरीदी कि जो मेरी पूरी की पूरी बाहें थीं, हाथ थे, भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मेरी 50 सेंट्स भी नहीं खर्च हुई। सी डॉगलस कहते हैं मेरी पूरी की पूरी बाहें, पूरे के पूरे हाथ भर गए, लेकिन मेरे 50 सेंट भी, 50 रुपये भी खर्च नहीं हुए। मतलब यहाँ पर इतनी सस्ती वस्तुएं उनको मिल गई। द चिल्ड्रन पास्ड, बच्चे गुजर गए। इन शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों को चिल्लाते हुए कि मेरी टोकरी ले लो, मेरा पंखा ले लो, ये सब चिल्लाते हुए बच्चे गुजर गए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कंप्लीटली सराउंडेड, जो पूरी तरीके से घिर गया था। अनेबल टू मूव, और चलने में असमर्थ था। यानी कि जब ये बच्चों ने मुझे घेरा तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक कैदी हूँ, मुझे घेर लिया गया है और मैं चलने में असमर्थ था। मतलब इधर उधर चल नहीं सकता था, चूंकि चारों ओर से बच्चों ने घेर लिया था। लेकिन अब वो लोग चले गए हैं, तो अब क्या होगा देखिए आगे। द मोस्ट डिलीजेंट, बहुत ही परिश्रमी, अग्रेसिव, और अग्रेसिव का मतलब आक्रमणकारी होता है, लेकिन यहाँ पर आक्रमणकारी नहीं होगा, मतलब बहुत ही आगे। वेंडर का मतलब बेचने वाली। वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी। यानी एक बहुत ही मेहनती और थोड़ा सा नटखट, अग्रेसिव का मतलब हम कह सकते हैं शैतानी टाइप की, नटखट या बहुत ही चटपटी टाइप की। वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी। ऑफ 9, 9 वर्ष की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे एकदम सामने थी। यानी जब सब बच्चे चले गए तो एक सुंदर 9 इयर्स की लड़की मेरे सामने आई, जो बहुत ही अग्रेसिव थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी अपनी टोकरियों के बेचने के लिए। ओके। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास ही बहुत ही प्यारा बास्केट था विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। यानी हैंडल से लगा हुआ, बेंत से लगा हुआ एक बहुत ही प्यारा बास्केट उसके पास था। सी वॉन्टेड ए रुपी एंड ए हाफ, वो 1.5 रुपये चाहती थी। ए रुपी एंड ए हाफ का मतलब 1.5 रुपये चाहती थी फॉर इट, इसके लिए। और या एंड सॉरी, और या अबाउट 30 सेंट्स, या कम से कम 30 सेंट, वो इसके लिए 1.5 रुपये चाहती थी। या अगर अमेरिका के हिसाब से बात करें तो 30 सेंट्स चाहती थी। ये भी अमेरिका की रुपया है। शायद मैंने आपको पहले इंग्लैंड का बोला है, इंग्लैंड में शायद यूरो चलता है, तो ये अमेरिका की मुद्रा है, उसको सेंट बोलते हैं। ओके। तो वो तो चाहती थी भैया कि या तो हमें 1.5 रुपये दे दो इस टोकरी के बदले, या तो 30 सेंट दे दो। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक अर्नेस्ट प्लीडर थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर मतलब
अर्नेस्ट प्लीडर का मतलब ऐसी लड़की या ऐसा लड़का जो अपने सामानों को बेचने के लिए बहुत अच्छे अच्छे तर्क देता है। जैसे होता नहीं है, कोई कोई अपने सामानों को बहुत अच्छा बताएगा, कहेगा ये ले लीजिए साहब, ये ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है, ये इस काम लिए आएगा, ये आप इससे ये काम कर सकते हैं, खराब नहीं होगा जल्दी। मतलब अपने सामानों की जो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे उसको बोलते हैं अर्नेस्ट प्लीडर, मतलब अच्छे अच्छे तर्क देने वाली लड़की थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत अच्छे अच्छे तर्क देती थी, कारण बताती थी कि आप ये सामान क्यों खरीदें। ओके। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, उसने कहा, एंड बेग्ड इन टोन्स, और आंसुओं में उसने मांगा, यानी आंसू से भरे हुए आंखों से उसने मेरी तरफ देखा और मांगा, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो मेरे दिल को छू गया। जब उसने आँख आंसुओं से भरे हुए आंखों से मेरी तरफ देखा और मुझसे प्रार्थना की कि सर आप ये मेरा बास्केट खरीद लीजिए, तो इससे मेरा जो दिल था रिंग भर गया, मतलब गार्डन गार्डन हो गया, खुश हो गया, मेरा दिल द्रवित हो गया। खुश हो गया इसका मतलब ये नहीं हंसने लगे, वो रो रही थी, मैं मतलब द्रवित हो गया, मैं प्रसन्न हुआ उसके इस बात से कि इतना अच्छा वो बोलना जानती है। ओके। तो मेरा दिल एकदम द्रवित हो गया, पिघल गया। माई आर्म्स वर फुल, मेरे जो पूरी बाँह थी, मेरे हाथ थे वो भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी कि कहाँ रखूँ अब सामान को। लेट अलोंग एनी नीड, लेकिन आवश्यकता भी थी, आवश्यक भी था, क्या आवश्यक था कि उसके सामान खरीदें। फॉर अनदर बास्केट, एक अन्य टोकरी, यह भी आवश्यक था कि उसके एक टोकरी को खरीदा जाए। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपने बास्केट को बैलेंस करते हुए, एंड फैंस, और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथों में, यानी जो अपने बास्केट है और फैंस हैं उनको मैं अपने बाएं हाथों में सही से बैलेंस करते हुए रखते हुए, आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाहिने जेब के पॉकेट में अपना हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ माई चेंज, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मैंने कुछ फुटकर रुपए या सेंट्स निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स, शायद ये 50 सेंट्स थे। सॉरी, 15 मीन्स यहाँ पर आप कह सकते 15, 50 नहीं लिखा हुआ है। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल विच, शायद ये कुल मिलाकर 15 यानी 15 सेंट्स थे। आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने बास्केट में रखा। दैट द गर्ल हेल्ड, जिस बास्केट को वो लड़की उठाई हुई थी, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मेरे सामने उत्सुकता से जिस बास्केट को वो लड़की, सुंदर लड़की मेरे सामने की हुई थी, उस बास्केट में मैंने 15 सेंट डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने बताने का प्रयास किया, दैट कि आई कुड नॉट बाई, मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट, टोकरी को, बट लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं तुमको ये दे सकता हूँ। उसने कहा कि मैं आपको ये पैसे दे सकता हूँ। श्री डॉगलस ने कहा लड़की से कि मैं आपको ये पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके टोकरी को नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत ये महसूस किया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया। द चिल्ड्रन ऑफ 9, 9 वर्ष की बच्ची ने ड्रेस्ड पहना हुआ था, इन रेक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। रेक्स का मतलब होता है दोस्तों फटे पुराने कपड़े, यानी लत्ता टाइप का जिसे हम कहते हैं। तो जो 9 वर्ष की लड़की थी उसने क्या पहना था, ड्रेस्ड इन ए रेक्स, लत्ते पहने हुए थे यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और वो भुखमरी की कगार पर थी। एज का मतलब किनारा और स्टारवेशन का मतलब भुखमरी, यानी कि वो लड़की जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भुखमरी की कगार पर थी, उसने क्या कहा, रेज्ड हर चिन,
अपनी चिन को उठाया यानी अपनी भौं को उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में पहुंची यानी अपना हाथ बास्केट में डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और एक लेडी की तरह बड़े ही प्राइड और ग्रेसियसनेस से, बड़े ही गर्व से, अभिमान से, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसा वापस कर दिया। यानी जो पैसा मैंने, सी डॉगलस कहते हैं, जो पैसा मैंने उसकी बास्केट में डाला था, उस लड़की ने बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही ग्रेसियसनेस से, बड़े गंभीरता से, प्राइड से, और बड़े ही अभिमान गर्व से, बड़े ही गर्व से, बड़े ही गंभीरता से उस पैसे को टोकरी से निकाला और मेरे हाथ में वापस कर दिया, मेरे को दे दिया। ओके। देयर वर ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। मतलब इसका मतलब ये था कि उस लड़की ने कहा जब तक आप मेरे बास्केट नहीं खरीदेंगे मैं पैसे नहीं लूँगा, फ्री के पैसे नहीं लूँगा, सॉरी नहीं लूँगी। उस लड़की ने कहा सी डॉगलस से कि जब तक आप मेरे बास्केट नहीं खरीदे, कोई सामान नहीं खरीदेंगे, जब तक मैं आपके पैसे नहीं लूँगी। वही कह रहे हैं यहाँ पर, सी डॉगलस ने सोचा देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज़ थी, एक ही चारा था मेरे पास करने के लिए। क्या था? आई बॉट द बास्केट, कि मैं बास्केट को खरीद लूँ। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें फैलाई, मतलब थोड़ी सी ऐसे होता नहीं, जब उसने बास्केट खरीद लिया तो थोड़ा सा आंखें उसकी खिल गई, स्माइल्ड और हंसा, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और फिर प्लेटफॉर्म से दौड़कर चली गई। जब सी डॉगलस ने उसकी वो खरीद ली बास्केट, तो वो थोड़ी सी आंखें उसकी फैल गई, मतलब खिलखिला उठी, और स्माइल्ड, और उसने मुस्कुराया, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से दौड़कर चली गई। headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. Headed for some grass hut. headed का मतलब आगे बढ़ी, यानी जब वो प्लेटफॉर्म से लड़की गई तो कहाँ गई? headed मतलब आगे बढ़ी, for some grass hut, झोपड़ी की तरफ। ग्रास का मतलब घास, हट का मतलब झोपड़ी, यानी एक घास से बनी झोपड़ी की तरफ वो आगे गई, यानी बढ़ गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और शायद उस रात उसने 30 सेंट्स कमा लिए थे। शायद उस दिन उस लड़की ने 30 सेंट्स कमा लिए थे, मतलब 15 तो मैंने दिए, 15 कहीं से और कमा लिया था, तो शायद उसने उस दिन 30 सेंट्स कमा लिए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी डॉगलस कहते हैं मैंने ये स्टोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यही वो कारण था, यही वो एकमात्र कारण था जिस कारण मुझे इंडिया से प्यार हो गया। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यही वो कारण था कि मुझे इंडिया से प्यार हो गया। क्वेश्चन आएगा इंडिया से उनको प्यार क्यों हुआ, इंग्लिश में आएगा, तो आप लिखेंगे क्योंकि उनको एक ऐसी लड़की मिली जो बहुत ही अभिमानी थी, बहुत ही गंभीर थी, और उसने बिना सामान बेचे हुए पैसे नहीं लिया। उसके इसी कारण से ये जो फिदा हो गए, कौन? सी डॉगलस, इंडिया के प्यार में फिदा हो गए। उन्होंने सोचा ये इंडिया बहुत ही अच्छा देश है, यहाँ के लोग बिना मेहनत के पैसे नहीं लेते हैं, अर्थात जब वो मेहनत करते हैं तभी पैसे लेते हैं, तो इसीलिए ये बहुत खुश हो गए और इंडिया से इनको प्यार हो गया। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, मैंने जिन लोगों को इंडिया में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो विलेज के हों या फिर बड़े बड़े दफ्तर यानी ऑफिस के हों, है बोथ, उनके पास दोनों चीज़ होता है। इंडिया के लोगों के पास दोनों चीज़ होता है। क्या क्या? प्राइड यानी गर्व, अभिमान, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और उनके पास एक अच्छा सेंस होता है, कर्तव्य कार्यों को करने का अच्छी भावना होती है। लाइवली सेंस का मतलब अच्छी भावना, एंड सिटीजनशिप, और वे अच्छे नागरिक भी हैं। दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके हृदय में एक अच्छी भावना भी है स्वतंत्रता के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस छोटे से लड़के ने यानी छोटी सी बच्ची ने, बॉर्न इन ए स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो बहुत ही गरीबी में और स्क्वालर का मतलब बड़ी ही कंजूस वाली फैमिली में यानी गरीब वाली फैमिली में जिसने जन्म लिया है। अनएजुकेटेड
जो अशिक्षित है इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, तौर और तरीकों से और पढ़ाई लिखाई में भी अशिक्षित है, हैड गिवन में उसने मुझे दिया ए ग्लिम्स, एक झलक ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इंडिया के गर्म आत्मा की, मतलब इंडिया की पहचान का उसने मुझे एक नमूना दिखा दिया कि इंडिया वास्तव में है क्या। यहाँ पर सी डॉगलस कहते हैं इस छोटी सी बच्ची ने मुझे वो चीज़ दिखा दी जो इंडिया में फैली हुई है, यानी कि इंडिया में क्या है, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत है। और ये सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत मुझे एक छोटी सी लड़की के द्वारा पता चल गया। ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का लेसन, और शायद आप लोग को मज़ा आया होगा। थोड़ा सा बहुत इसमें सेंटेंस थे, थोड़ा सा समझाने में आपको या हमको प्रॉब्लम हुई, मैंने किसी प्रकार आपको समझाया, और आई होप अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी वर्ड मैंने नहीं छोड़ा जो आपको ना समझ में आया हो, इसलिए मैंने 2-3 बार एक लाइन को पढ़ाया है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।